Now let's start third part of the debenture topic. Now first let's see what we are going to cover in this part. First thing we are going to cover is the debenture redemption reserve, the requirement of DRR. Then failure of company to redeem debenture, what will be the consequences? Remedies for debenture holder and the claim by nominee and variation of nominee. These are the topics we are going to cover. Redemption of debenture. The section is 71. First, let's try to understand the logic behind creating the DRR. When the company issue the debenture, company gets the funds from the debenture holders. Let's say 10 लाख रुपए के debenture company ने issue किए और 10 लाख रुपए आ गए. But this 10 lakh rupees company will have to refund, repay करना पड़ता है और इसी को हम कहते हैं debenture redemption. ये रीपे जो करना है इट मे बी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन. लेट्स से 5 साल बाद कंपनी को ये रुपए वापस करने हैं डिबेंचर होल्डर्स को. बट देर इज नो गारंटी कि 5 साल बाद कंपनी के पास इतना पैसा रहेगा कि कंपनी ये रिडीम कर लेगी आराम से. तो इसके लिए लॉ ने एक रिक्वायरमेंट क्रिएट की है कि कंपनी विल हैव टू क्रिएट अ DRR, डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व. ये DRR जो क्रिएट होगा ये आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होगा और ये जो क्रिएट होगा ये अप टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशू. जो भी आपका इशू है उसका 50% तक का ये DRR आपको क्रिएट करना है. फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो आपको एटलीस्ट 5 लाख रुपीस का DRR क्रिएट करना है बिफोर स्टार्टिंग द रिडिम्पशन. इसके पीछे लॉजिक जो है कि कंपनी जैसे ही अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको उसमें से DRR क्रिएट करती है तो ये फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये पैसा ब्लॉक हो जाता है DRR में और शेयर होल्डर्स इतना पैसा फिर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड नहीं ले जा सकते. तो कंपनी विल बी हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ फंड फॉर रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. पहली बात, जो ये DRR बनेगा ये आउट ऑफ प्रॉफिट बनेगा जो अवेलेबल है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए. सो यू हैव टू क्रिएट DRR आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सेकेंड पॉइंट, you have to create a DRR up to minimum 50% of the amount raised through the issue of debenture. और ये जो DRR बनाना है आपको it should be made before debenture redemption commence. यानी एक भी डिबेंचर आप रिडीम करेंगे उसके पहले आपको DRR बनाना पड़ेगा. मस्ट इन्वेस्ट और डिपॉजिट. अब ये जो आपने फंड्स ब्लॉक कर दिए हैं 50% तक के ऑफ द डिबेंचर्स, ये जो DRR में आपने फंड ब्लॉक कर दिए हैं इसको आपको इन्वेस्ट करना है. कब तक इन्वेस्ट करना है? यू हैव टू इन्वेस्ट बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर. हर साल 30 अप्रैल के पहले आपको एटलीस्ट मिनिमम 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये एक फाइनेंशियल ईयर है, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर लेट्स से 15-16 फाइनेंशियल ईयर है. इस साल जितने भी डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है. मान लीजिए 1 लाख रुपीस तक के डिबेंचर इस ईयर में रिडीम्शन के लिए ड्यू है. सो दिस अमाउंट जो रिडिम्पशन के लिए ड्यू है इस साल, उस अमाउंट के डिबेंचर्स का एटलीस्ट 15% ऑफ 1 लाख ये आपको 30th अप्रैल तक डिपॉजिट करना है या इन्वेस्ट करना है फॉलोइंग सिक्योरिटीज में. तो अगर आप देखेंगे 15% ऑफ 1 लाख आ जाएगा 15,000 रुपीज. जो 15,000 रुपीज आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाय एंड ऑफ 30th ऑफ अप्रैल और डिपॉजिट करना पड़ेगा इन फॉलोइंग सिक्योरिटी. तो द लॉ सेज दैट यू कैन डिपॉजिट और इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट 15%. या तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं इन एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन क्रिएट नहीं कर सकते इस अमाउंट पे, इसके ऊपर केस लॉ आ सकता है.
या फिर आप अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो अगेन अनएनकम्बर्ड रहनी चाहिए, चार्ज उस पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज और बॉन्ड मेंशन्ड इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो ये तीन आइटम है जहां पर आप ये 15% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर हमने डिपॉजिट तो कर दिया था लेकिन बाद में निकाल लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, जो हमने बताया 15%, it should remain invested or deposited throughout the year and should not fall below 15% of the amount of debenture maturing during the year ending on 31st of March. नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ ए पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। हमने देखा था कुछ डिबेंचर कन्वर्टिबल होते हैं, कुछ नहीं होते कन्वर्टिबल। सो डीआरआर की जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली कवर करती है नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए हैं और उसमें से 10 लाख रुपीस पोर्शन तक आपके कन्वर्टिबल पोर्शन है एंड 10 लाख रुपीस इज नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन, तो आपको डीआरआर जो बनाना है वो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए ही बनाना है। सो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन 10 लाख है, इसका आपको 50% डीआरआर बनाना पड़ेगा। सो कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए डीआरआर की जरूरत नहीं है। And the last point, the amount credited to DRR shall not be utilized by the company except for the purpose of रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर। नाम ही इसका डीआरआर है, डिबेंचर रिडिम्शन रिजर्व, तो इसमें जो भी अमाउंट क्रेडिट करेंगे आप, कंपनी विल नॉट यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर एनी अदर पर्पस। तो केवल एक ही पर्पस के लिए अमाउंट यूज होगा, वो होगा रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। अब बात करते हैं फेलियर इन रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर। हमने देखा कि ड्यू डेट पे कंपनी को रिडीम करना चाहिए डिबेंचर, लेकिन अगर कंपनी किसी तरह का डिफॉल्ट करती है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला इन्होंने बोला है कि इफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, हमने देखा था एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ता है और वो प्रॉपर वैल्यू का होना चाहिए। इफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट और लाइकली, अगर ऐसा लग भी रहा है लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट, ये लाइकली किसको लग रहा है, ट्रस्टी को। सो इन सच केस ट्रस्टी में फाइल अ पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी के यहां पर वो पिटीशन फाइल कर सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रिब्यूनल में पास सच ऑर्डर इंपोजिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। दूसरा पॉइंट, वेयर अ कंपनी फेल्स टू रिडीम डिबेंचर्स ऑन ड्यू डेट और फेल्स टू पे द इंटरेस्ट, ये दोनों ही पॉइंट कवर है, या तो रिडीम्शन ड्यू डेट पे उसने नहीं किया है या इंटरेस्ट पे नहीं किया है ड्यू डेट पे, देन द ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन ऑफ, अब यहां पर ट्रिब्यूनल के पास फिर जा सकते हैं। कौन जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी लिखा है, एनी और ऑल द डिबेंचर होल्डर्स कैन मूव टू द ट्रिब्यूनल इन सच केसेस। या फिर डिबेंचर ट्रस्टी है तो डिबेंचर ट्रस्टी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस the tribunal may direct company to redeem the debentures forthwith and on the payment of principal and interest। और अगर ट्रिब्यूनल में ऐसा कोई ऑर्डर पास किया है, देन इट इज मस्ट फॉर द कंपनी टू कंप्लाई सच ऑर्डर, बिकॉज अगर कंपनी ने ये ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया तो सेपरेट पीनल प्रोविजन है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be sent for imprisonment of 3 year, 3 साल की जेल हो सकती है उसे, या फिर he may have to pay the amount of 2 lakh to 5 lakh as a penalty or fine or both। So whatever the order of the NCLT, it is must for company to comply with। अब हम देखेंगे आगे कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर। अगर कंपनी डिबेंचर रिडीम नहीं करती है अपने टाइम पे, तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला कि अगर डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, इसका मतलब कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं किया गया था। सो इन केस ऑफ डिबेंचर आर अनसिक्योर्ड, द डिबेंचर होल्डर कैन स्यू द कंपनी, इसका मतलब कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अपने अमाउंट रीपे करवाने के लिए। दूसरा, सच डिबेंचर होल्डर कैन ऑल्सो प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का एक कंपल्सरी ग्राउंड है। अगर कंपनी
अपने डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू टाइम पे पे नहीं करती, तो सो द डिबेंचर होल्डर कैन प्रेजेंट द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप and they can prove their debts during the winding up as a unsecured creditor. अगर आपके डिबेंचर सिक्योर्ड थे तो आपके पास ज्यादा रेमेडीज हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है. सो इफ डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड देन यू कैन सेल द सिक्योरिटी. जो भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है इट कैन बी सोल्ड आउट to enforce the security by sale. The court will appoint a receiver and order the sale of the property. Second है, you can also present the petition for winding up. जैसे unsecured debenture holders भी present कर सकते हैं, उसी तरह से secured debenture holder भी petition file कर सकते हैं winding up के लिए कोर्ट में. तीसरा पॉइंट, the sell the asset charge as security. अगर आपको एक्सप्रेस पावर दे रखी है कि आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं सिक्योरिटी को डिबेंचर ट्रस्ट डीड में, देन यू कैन डायरेक्टली सेल द सिक्योरिटी एंड रियलाइज द अमाउंट. फोर्थ, अपॉइंट अ रिसीवर इफ द कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर गिव द पावर. अगर जो टर्म्स ऑफ इशू है उसमें अगर आपको पावर दे रखी है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट यू कैन अपॉइंट अ रिसीवर, देन सच केस the debenture holder can appoint a receiver. Receiver will sell the property charge और जो भी पैसा मिलेगा उससे वो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करेगा. नेक्स्ट है अप्लाई टू द कोड फॉर फोरक्लोजर ऑर्डर. द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर इज टू टर्मिनेट द कंपनीज इंटरेस्ट इन द एसेट चार्ज. तो जो भी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है वो उसके ऊपर से कंपनी का अब पूरी तरह से हक हट जाएगा, विल नॉट बी एबल टू यूज दैट प्रॉपर्टी एंड डिबेंचर होल्डर विल बिकम द ओनर. जैसे ही फोरक्लोजर ऑर्डर पास होगा द प्रॉपर्टी विल कम इन द हैंड्स ऑफ डिबेंचर होल्डर. लास्ट है, लास्ट रेमेडी, हैव द प्रॉपर्टी सोल्ड बाय ट्रस्टी. अगर ट्रस्टी है सो ट्रस्टी कैन सेल द प्रॉपर्टी if debenture trust deed permits such sale by the trustee and realize the amount. Debenture holder cannot set off his debt. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर केस लॉ आ सकता है, इसे आप समझ लीजिए अच्छे से. सपोज दिस इज अ कंपनी और एक इसका डिबेंचर होल्डर है. डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने 10,000 रुपए के डिबेंचर्स इशू करके पैसा लिया है. साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो लायबल एक दूसरे ट्रांजैक्शन में डिबेंचर होल्डर को पे करना है कंपनी को 6,000 रुपए. तो डिबेंचर होल्डर को लेना है कंपनी से 10,000 रुपए, रिटर्न लेना है डिबेंचर्स के, और 6,000 कंपनी को पे करना है एनी अदर ट्रांजैक्शन. द लॉ सेज दैट डिबेंचर होल्डर, अगर कंपनी 10,000 पे नहीं कर रही है तो डिबेंचर होल्डर ये जो अमाउंट है सेट ऑफ नहीं कर सकता. जो डिबेंचर होल्डर को पे करना है कंपनी को 6,000 वो इस अमाउंट से सेट ऑफ नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं कह सकता कि ओके ये 6,000 मुझे देने थे, ये मैंने सेट ऑफ कर लिया है एंड आई एम डिमांडिंग ओनली 4,000 नाउ. नो, दिस सेट ऑफ इज नॉट परमिसिबल. The rule says that a person who claims a share of fund must first pay everything he owns to the fund. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कमेंट करने के लिए और आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है. Now let's talk about the nomination of securities. Nomination क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. सपोज देर इज अ पर्सन हु इज अ डिबेंचर होल्डर. इसने 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स ओन कर रखे हैं फ्रॉम XYZ कंपनी. देर इज नो गारंटी दैट ये जो डिबेंचर होल्डर है ये सरवाइव करेगा इनफाइनाइट टाइम तक. इसकी डेथ इनएविटेबल है. तो जो डेथ होगी उसके बाद ये जो डिबेंचर्स हैं 1,00,000 रुपीज के, ये किसके पास जाएंगे? ए के पास, बी के पास, या सी के पास, या किसी और के पास. सो ही कैन गिव द नॉमिनेशन. नॉमिनेशन कर सकता है. मान लीजिए उसने नॉमिनी अपना बी को बनाया है, तो इसकी डेथ के बाद, डिबेंचर होल्डर की डेथ के बाद, ये जो डिबेंचर हैं ये डायरेक्टली किसके पास चले जाएंगे? बी के पास. ए और सी चाहे उसके वो बेटे हों
जो लीगल हेयर्स हो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे इन डिबेंचर्स के लिए। नाउ लेट्स सी द प्रोविजंस ऑफ नॉमिनेशन। अ सिक्योरिटी होल्डर कैन एनी टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा सकता है, कभी भी एनी टाइम मेक अ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन कर सकता है वो बाय फाइलिंग इन एंड सेंडिंग अ फॉर्म नंबर 13, ये भी आपको याद रखना है, टू द कंपनी। तो कंपनी को आपको फॉर्म नंबर 13 में नॉमिनेशन फाइल करके देना है। The nomination can be made only by individual holders of securities. Individual holding securities singly या jointly, jointly held कर रखी है या फिर singly, इसका मतलब केवल individual persons ही nomination कर सकते हैं। These persons, other person, non individual cannot nominate, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सोसाइटी है, ट्रस्ट है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कर्ता ऑफ एचयूएफ कैन नॉट नॉमिनेट। सेकेंड पॉइंट, once nomination is done it will override all claims from legal heirs। जैसे ही हमने देखा था अभी कि मान लीजिए जो डिबेंचर होल्डर है उसने बी को नॉमिनी बना दिया है, तो बाकी के जो लीगल हेयर्स है वो इसके क्लेम नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या पर्सन माइनर को नॉमिनी बना सकता है, माइनर जो छोटा बच्चा है उसको भी नॉमिनी बना सकता है। तो यस, अ पर्सन डिबेंचर होल्डर कैन मेक अ नॉमिनी टू अ माइनर ऑल्सो, बट इसमें ध्यान रखना है कि विल ऑल्सो हैव टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू रिसीव द अमाउंट और बेनिफिट इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द नॉमिनी। तो हमने जैसा कि देखा था, मान लीजिए बी को नॉमिनी बनाया है बट ही इज अ स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड है, मान लीजिए 8 साल उम्र है, तो अगर माइनर है नॉमिनी तो एक और पर्सन को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर इसकी डेथ हो जाती है, ये 18 साल का होने के पहले ही डिबेंचर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ये अमाउंट और बेनिफिट है ये जेड के पास जाएंगे। जेड विल कीप दिस अमाउंट ऑफ बेनिफिट फॉर बी टिल ही बिकम्स मेजर, तो मेजर बनने तक, और जैसे ही मेजर बन जाएगा ये सारे बेनिफिट ही विल ट्रांसफर टू द बी। नाउ लेट्स सी हाउ द नॉमिनी विल क्लेम द डिबेंचर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो देख लीजिए। अपॉन द डेथ ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर द नॉमिनी वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट्स नॉमिनी को फर्निश करनी पड़ेंगे। डेथ सर्टिफिकेट, the proof of date of birth of the nominee in case the nominee is a minor, affidavit or declaration by the nominee, and the original security certificates. Second point जो है इसमें वो important है, the company now after receiving the document the company will request the nominee to elect। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसका जब क्लेम कंफर्म हो जाता है, the company will ask nominee to elect to register himself as a holder of security या फिर transfer the security। तो नॉमिनी के पास ऑप्शन है कि ये जो सिक्योरिटीज हैं, डिबेंचर होल्डर है, या इसको वो डायरेक्ट अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है या इन्हें ये सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। थर्ड पॉइंट, नॉमिनी इज देन रिक्वायर्ड टू इश्यू अ नोटिस ऑफ इलेक्शन। तो जैसे ही कंपनी इसको रिक्वेस्ट करेगी ये कंफर्म करने के लिए, दो में से कोई एक ऑप्शन इसको सिलेक्ट करना है, नॉमिनी विल देन इशू द नोटिस एंड इलेक्ट एनी वन ऑप्शन। इफ द नॉमिनी इलेक्ट्स टू बी द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी, he shall send a notice in writing to the company that I want to be the registered holder of the security। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर केस आ सकता है, अगर नॉमिनी ने इलेक्शन कर लिया है, इलेक्ट कर लिया है रजिस्टर्ड होल्डर होने के लिए, बट स्टिल ही कैन नॉट यूज द वोटिंग राइट, वोटिंग राइट वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता इन केस ऑफ शेयर्स एंड एक्सेट्रा, सिक्योरिटीज अगर शेयर्स हैं, but he will be entitled to dividend and other benefits like interest before being registered as a member। तो अगर मान लीजिए ये जो सिक्योरिटीज हैं, ये शेयर्स हैं, तो वोटिंग राइट वो कब एक्सरसाइज कर सकता है, जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाएगा, देन until that time
he will not be able to exercise the voting right, but he will still be able to claim the monetary benefit, that is dividend or interest. However, if the nominee does not elect within a period of 90 days, अगर उसने इग्नोर कर दिया, 90 डेज हो गए हैं, कंपनी ने इन्फॉर्म किया था कि आप इलेक्ट कीजिए, अभी तक नहीं किया है, तो आफ्टर 90 डेज द बोर्ड में विथ होल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बोनस, एनी अदर मनी पेएबल अक्रूइंग टू द सिक्योरिटी होल्डर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। 90 डेज तक उसने रिप्लाई नहीं दिया तो कंपनी हैज अ पावर टू विथ होल्ड डिविडेंड, बोनस, अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स। Now let's see the provision of variation of nominee. अगर आपने किसी एक को, let's say this is a security holder, let's see security holder, debenture holder, whatever may be the case, इसने, हमने देखा था B को नॉमिनी अपॉइंट किया था, A को नहीं किया था, C को भी नहीं किया था, बट B को किया। बट बाद में उसे ऐसा लगता है सिक्योरिटी होल्डर को कि नहीं, मैंने गलत किया है, B को नॉमिनी नहीं अपॉइंट करना था, A को करना था, so he can do the same by variation of nominee. इसके लिए इसे एक नोटिस भेजना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर will give the notice of cancellation or variation in the form SH14. SH14 में वो वेरिएशन कर सकता है नॉमिनी का। तो अर्लियर नॉमिनी जो बी था वो कैंसिल हो जाएगा एंड न्यू नॉमिनी विल बी एंटर्ड बाय द कंपनी। The cancellation or variation shall take effect from the date on which the notice is received by the company. तो मान लीजिए इसका जो नोटिस है वेरिएशन का, ये डिबेंचर होल्डर ने 1 अक्टूबर तक भेज दिया है, कंपनी को रिसीव हो गया है, चाहे वो एंटर किया हो 10 अक्टूबर को कंपनी ने, बट इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंपनी हैज रिसीव्ड सच नोटिस ऑफ वेरिएशन। इसके ऊपर भी केस लॉ आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि डेथ हो गई है शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर की 5 अक्टूबर को, तो बी को क्लेम मिलेगा या ए को, तो डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ नोटिस ऑफ वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। इस दिन से के बाद से जो वेरिएशन किया है न्यू नॉमिनी को, ये क्लेम जाएगा।